हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए फिर शुरू करते हैं अगला टॉपिक। जैसा कि मैंने बताया था पिछले लेक्चर में कि अगला जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है सॉवरेनिटी का। दैट व्हाट इज़ सॉवरेन। देखिए, सॉवरेन शब्द का मतलब पहले तो हिंदी में हम लोग कहते हैं इसे संप्रभुता। और देखिए, सॉवरेन शब्द का मतलब ही होता है फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल एंड इंटरनल इन्फ्लुएंस इन टेकिंग सम डिसीजन। मतलब देखिए, बहुत सिंपल है इसका मतलब ये है कि यदि एक देश सॉवरिन देश है, यदि आप कह रहे हैं कि भारत एक सॉवरिन देश है, जो कि है भी, तो भारत यदि संप्रभुत्व देश है तो वो अपने फैसलों को लेने के लिए स्वतंत्र है। इंटरनल एंड एक्सटर्नल कोई भी फैसला वो लेगा वो अपने हिसाब से लेगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि वो अमेरिका से या चाइना से पूछ करके कोई फैसला लेने वाला नहीं है, ऐसी बात नहीं है। देर आर सर्टन थिंग्स जो कि हाँ, लेकिन ऐसा भी है कि कुछ कुछ चीज़ों में वो इन्फ्लुएंस होगा ज़रूर, बट उस इन्फ्लुएंस को वो कितना समझता है अपने हिसाब से, वो तो डिपेंड करेगा इंडिया पे। मतलब मैं आपको बताता हूँ, जैसे सपोज़ अगर मान लीजिए एक्सटर्नल एग्रेशन चल रहा है, जैसे सपोज़ अगर वॉर चल रहा है, वर्ल्ड वॉर मान लीजिए, एग्जाम्पल एक हाइपोथेटिकल मैं कह देता हूँ, वर्ल्ड वॉर चल रहा है, तो वर्ल्ड वॉर के टाइम में भारत पे भी तो कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा। भारत भले उस वर्ल्ड वॉर में इन्वॉल्व हो ना हो, बट देर आर चांसेस कि कुछ ना कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा उस पर। तो उस वजह से अपने फैसलों को थोड़ा वो चेंज कर सकता है, लेकिन दबाव में नहीं आएगा। तो सॉवरिन शब्द का मतलब ही होता है कि अपने डिसीजन को लेना विदाउट एनी एक्सटर्नल और इंटरनल इन्फ्लुएंस। सिंपल सी बात है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए पॉइंट क्या है, मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे लिखा गया है कॉलोनी, जिसे हिंदी में कहते हैं उपनिवेश। फिर है डोमिनियन, जिसे हिंदी में कहते हैं अधिराज्य। फिर है सॉवरिन, जो कि मैं ये टॉपिक ही आज का है। तो कॉलोनी डोमिनियन क्या है, इन दोनों शब्दों को पहले समझिए। कॉलोनी शब्द का मतलब होता है उपनिवेश, हिंदी में कहते हैं इसे। मतलब क्या है, यदि मैं आपको एक स्टेटमेंट देता हूँ, इंडिया वॉज अ कॉलोनी ऑफ ब्रिटिशर्स। इंडिया एक कॉलोनी था ब्रिटिशर्स का। मतलब क्या था कि जब आप कहते हो ना कि ब्रिटिश साम्राज्य ने हमारे ऊपर 190 साल शासन किया है ना, और 1947 में हमें आज़ादी मिली, यानी कि भारत एक समय ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में था। तो कॉलोनी का मतलब ही होता है यही कि इंडिया वॉज अ कॉलोनी ऑफ ब्रिटिशर्स टिल 1947। 1947 में जब ब्रिटिशर्स ने हमें आज़ादी दे दी, तो फिर भारत कॉलोनी नहीं रहा, फिर वो कॉलोनी से मुक्त हो गया, ठीक है। तो कॉलोनी जब तक था भारत, तब तक क्या है कि तब तक भारत ना तो इंटरनल ना तो एक्सटर्नल किसी भी फैसले को वो नहीं ले सकता था। जो भी फैसले लिए जाते थे भारत के लिए, वो लिए जाते थे बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है सर। तो यानी कि कॉलोनी यदि आप हैं तो आप इंटरनल एक्सटर्नल किसी भी फैसले को आप नहीं ले पाइएगा, सिंपल सी बात है। अगला देखिए क्या है, डोमिनियन। डोमिनियन को हिंदी में कहते हैं अधिराज्य। डोमिनियन शब्द का मतलब होता है कि इंटरनल फैसले आप ले सकते हैं, लेकिन एक्सटर्नल फैसले आप नहीं ले सकते। जैसे कि कॉलोनी में देखिए क्या है, कॉलोनी में है कि आप इंटरनल एक्सटर्नल कोई भी फैसला नहीं ले रहे हो, बट डोमिनियन में क्या है कि इंटरनल आप फैसला लोगे, लेकिन एक्सटर्नल फैसला आप नहीं ले पाओगे। तो यदि कोई देश इस तरह का सिचुएशन फेस कर रहा है तो आप कहते हैं कि इट इज़ अ डोमिनियन कंट्री, ठीक है। और अगला क्या है, सॉवरिन। मैंने बता ही दिया, सॉवरिन शब्द का मतलब ही है, मतलब इसे हिंदी में कहते हैं संप्रभुता, बट इसका मतलब ये निकलता है कि इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों फैसले आप ले सकते हैं। अब ये देखिए बड़ा ही इंटरेस्टिंग एक केस स्टडी है, यूनाइटेड नेशंस। मैं समझाता हूँ, आराम से समझिए, स्थिरता से समझिए, ठीक है। देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ 1945 में। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ 1945 में, तो लोगों ने ये सोचा कि यार वर्ल्ड वॉर से बहुत नुकसान होता है, ये नुकसान फ्यूचर में ना हो, अगला वर्ल्ड वॉर ना हो, इसलिए क्यों ना एक इंटरनेशनल फोरम बनाया जाए, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाए, जिसकी हर साल एक मीटिंग कराई जाएगी। मीटिंग, हर साल एक मीटिंग होगी। उस मीटिंग में सारे कंट्री अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजेंगे और वो यूनाइटेड नेशंस में बैठेंगे आराम से और डिस्कशन करेंगे, चीज़ों को, मुद्दा को उठाया जाएगा, जो भी मुद्दा है ना, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल लेवल का, और डिस्कशन होगा
क्योंकि जब डिस्कशन होता है तो सॉल्यूशन निकलता है, झगड़े से कोई सॉल्यूशन निकलता नहीं है। इसलिए यूनाइटेड नेशंस एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सारे जो कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड के वो आते हैं, अपने अपने एक एक रिप्रेजेंटेटिव्स को वहाँ पे भेजते हैं और वो डिस्कशन करते हैं, और ताकि वर्ल्ड वॉर जैसा सिचुएशन ना बने, या आप कह सकते हो कि वर्ल्ड में आपस में एक कोऑर्डिनेशन बना रहे। तो यही देखिए केस स्टडी यहाँ पे है कि यूनाइटेड नेशंस में सपोज सारे जो मेंबर्स हैं वो बैठे हुए हैं और एक कोई ट्रीटी साइन होता है। ट्रीटी मतलब एक अग्रीमेंट होता है। तो एक अग्रीमेंट सपोज साइन हुआ यूनाइटेड नेशंस में, और एक मैं आपको हाइपोथेटिकल केस बताता हूँ। मान लीजिए भारत छोड़कर, या भारत को छोड़कर सारे देश ने उस अग्रीमेंट को साइन कर दिया है जो कि यूनाइटेड नेशंस के प्लेटफॉर्म पे आया था। तो यदि ऐसा सिचुएशन आ जाए कि भारत ने उस ट्रीटी को साइन नहीं किया है और यूनाइटेड नेशंस जो है उसमें सारे जितने भी दूसरे देश हैं उन्होंने साइन कर दिया है, ठीक है, तो इस केस में क्या किया जाएगा? इस केस में आप कह सकते हो यही किया जाएगा कि भारत शायद प्रेशर में आकर के उस ट्रीटी को साइन कर ले। इट मे बी द केस। तो ट्रीटी को सपोज साइन कर लिया भारत ने। अब आप कहोगे कि सर अभी तो आपने कहा कि इंडिया एक सॉवरिन देश है, और सॉवरिन देश होने के नाते किसी भी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस या प्रेशर में तो भारत को आना नहीं चाहिए। भारत तो यहाँ पे एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस में आ चुका है और ट्रीटी को साइन कर रहा है। तो क्या इस केस में भारत की सॉवरिटी कम नहीं हुई? आंसर है नहीं, नो। मैं भी उसका दूंगा, आपको एक्सप्लेनेशन में दूंगा। भारत की सॉवरिटी इस केस में बिल्कुल भी कम नहीं हो रही है। इवन दो कि भारत जो है वो थोड़ा सपोज मान लीजिए प्रेशर में आकर के उसने यूनाइटेड नेशंस के किसी ट्रीटी को साइन कर दिया है, स्टिल भारत की संप्रभुता पर कोई असर नहीं पड़ेगा। कैसे? मैं समझाता हूँ। उसका जवाब बस एक वर्ड में है, एंड दैट इज रैटिफाई। इस बात को समझिए, कोई भी इंटरनेशनल जो ट्रीटी है, सपोज अगर यूनाइटेड नेशंस में किसी इंटरनेशनल ट्रीटी को साइन किया गया है, उस इंटरनेशनल ट्रीटी को जब आपने यूनाइटेड नेशंस में साइन कर दिया है, साइन करते करते वो भारत में लागू नहीं होता है। उस ट्रीटी को पहले भारत के पार्लियामेंट में लाया जाएगा, और भारत के पार्लियामेंट में लाने के बाद पास किया जाएगा, और जब वो पास हो जाता है लोकसभा से, राज्यसभा से, तब जा कर के फिर वो ट्रीटी भारत में लागू होगा। मतलब आप कह सकते हो कि वो जो ट्रीटी है जो उसको लाया गया और जो पार्लियामेंट ने उसको अप्रूवल दिया है, ये प्रोसेस जहाँ पे पार्लियामेंट एक इंटरनेशनल ट्रीटी को अप्रूवल दे रही है, इस प्रोसेस को आप कहते हो रैटिफिकेशन या रैटिफाई करना। तो लास्टली अल्टीमेटली किसने दिया है परमिशन उस ट्रीटी को भारत में लागू करने के लिए? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। लेकिन पार्लियामेंट तो किसी प्रेशर में नहीं रहती, वहाँ तो वोटिंग होता है। लोकसभा में मेंबर्स बैठे हुए हैं, वो अपने हिसाब से वोट करेंगे। तो इसलिए कोई भी इंटरनेशनल ट्रीटी जो यूनाइटेड नेशंस में साइन होता है वो एज इट इज़ यहाँ पे भारत में लागू नहीं होगा। उसके लिए क्या है कि उसको रेटिफाई पहले करवाना पड़ता है पार्लियामेंट से, और क्योंकि अंततः एट द एंड ratification process is completed by the Parliament of India, that is why we say that United Nations में कोई ट्रीटी साइन करना सॉवरेंटी कम करने का निशान बिल्कुल भी नहीं है। इट इज़ नॉट एन इंडिकेशन ऑफ डायल्यूशन ऑफ सॉवरेंटी। ठीक है, तो ये पूरा एक्सप्लेनेशन था इसका कि यूनाइटेड नेशंस का क्या था, मतलब ये पूरा मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अगला है मेंबरशिप ऑफ कॉमनवेल्थ नेशंस। देखिए यहाँ पे मेंबरशिप ऑफ कॉमनवेल्थ नेशंस, राष्ट्रमंडल राष्ट्र। पहले तो आप मुझे ये बताइए कि व्हाट इज़ कॉमनवेल्थ नेशंस। यदि आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में मैसेज करें, पॉज करें वीडियो को, फिर इस वीडियो को प्ले करके सुने। तो देखिए, कॉमनवेल्थ नेशंस का मतलब ही होता है कि वैसे देश जो एक समय ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में थे, यानी कि ऐसे देश जो एक समय ब्रिटेन के गुलाम थे, कह सकते हैं आप, गुलाम देश जो हम लोग बोलते हैं, या आप ऐसे कह सकते हैं कॉलोनीज थे ब्रिटिशर्स के। तो वैसे देश का एक ग्रुप बनाया गया, और जिस ग्रुप को हम लोग कहते हैं कॉमनवेल्थ नेशंस। तो जब भारत आज़ाद हो रहा था तो ये कहा गया कि भाई भारत भी तो एक कॉलोनी ही था
आज़ाद हो रहे थे हम लोग, बट भारत को भी कहा गया कि आप भी इस कॉमनवेल्थ नेशंस के ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ। तो भारत के जो लीडर्स थे उन्होंने कहा कि भाई ये तो वही वाली बात हो गई कि हम लोग को आज़ादी मिल रहा है, बट एक लेबल लगा करके मिल रहा है कि वी वर, है ना, कॉलोनीज ऑफ सच एंड सच कंट्री। बट इसमें एक और भी पॉइंट है, आप थोड़ा सोच के देखिए। पॉइंट देखिए इसमें यह है कि यदि आप कॉमनवेल्थ नेशंस के मेंबर बनते हैं, सपोज एक ग्रुप है ना, और उस ग्रुप में आप भी एक मेंबर हैं और वो कॉमनवेल्थ नेशंस है, तो भारत की सॉवरेंटी तो यहाँ भी कम हो रही है, क्योंकि पता चला कि आप कॉमनवेल्थ नेशंस के भी प्रेशर में आ गए। या आपकी सॉवरेंटी का मतलब क्या है? कंप्लीट इंडिपेंडेंस। लेकिन आप तो कॉमनवेल्थ नेशंस एक ऐसा ग्रुप है जो कि कॉलोनी थे, जो देश उनका एक ग्रुप है, तो वैसे ग्रुप का मेंबर बनना आपको नहीं लगता है कि थोड़ा सॉवरेंटी में कमी थोड़ा ये लाएगा, ला सकता है, सॉवरेंटी में थोड़ा कमी ला सकता है। इसलिए इस बात को यहाँ पे कहा गया कि नहीं, कॉमनवेल्थ नेशंस जो है, कॉमनवेल्थ नेशंस वो उसका आपको अगर मेंबरशिप आपके पास है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इंडिया को एक ऑप्शन दिया गया कि आप जब चाहें, इंडिया को एक ऑप्शन दिया गया कि आप जब चाहें आप इस कॉमनवेल्थ नेशंस के मेंबरशिप से बाहर हो सकते हैं। ये ऑप्शन दिया गया इंडिया को। तब इंडिया ने कहा हाँ ये प्रोविज़न सही है, हमें जब भी लगेगा कि हमारी सॉवरेंटी पे थोड़ी भी आंच आ रही है, हम कॉमनवेल्थ नेशंस को छोड़ देंगे। सो एग्जिट पॉलिसी बेसिकली देखिए, मैं यहाँ लिख देता हूँ, है ना, एग्जिट पॉलिसी जो था, इसकी वजह से आप कह सकते हो कि कॉमनवेल्थ नेशंस का मेंबर होने के बावजूद भारत जो है उसकी सॉवरेंटी कम नहीं होती है। क्लियर कट सी बात है, ठीक है। तो ये दोनों आपके केस स्टडीज़ थे कि भाई भारत यदि यूनाइटेड नेशंस का मेंबर है तो क्या उसकी सॉवरेंटी कम होती है। मैंने बता दिया उसका आंसर क्या निकलेगा कि नहीं, क्योंकि रेटिफिकेशन का प्रोसेस जो है वो पार्लियामेंट के पास होता है, और कॉमनवेल्थ नेशंस का मेंबर होने के बाद भी भारत का सॉवरेंटी कम नहीं होता है। क्यों? बिकॉज ऑफ एग्जिट पॉलिसी। क्लियर है? ऐसे ही इंडियन पॉलिटी को आपको ऐसे ही पढ़ना है। और देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये तो चलिए बस जीएस फाउंडेशन है, यूपीएससी में आप देखिएगा और बहुत सारे पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा। अब आप सोचेंगे सर इससे ज़्यादा डिटेल क्या हो सकता है? अभी आप पढ़िए आराम से, आपको पता लगेगा कि डिटेल पढ़ाई का मतलब क्या होता है। देखिए मैं किसी को क्रिटिसाइज़ तो नहीं करूँगा, बट हाँ डिटेल के नाम पे वो लोग बस केवल जो बुक्स में लिखा गया बस उसी को तो पढ़ाते हैं, बट ऐसा नहीं है। डिटेल का मतलब होता है केस स्टडीज़, थोड़ा और सब्जेक्टिविटी उसमें डालना, तो बहुत तरह की चीज़ें और भी होती हैं, बट स्टिल चलिए ठीक है, आप तो बस ध्यान दें अपनी पढ़ाई पे। अगला क्या है? इंडिया कैन सीड इट्स एरिया। देखिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। सीड का मतलब ही होता है किसी चीज़ को दे देना। तो क्या लिखा गया है? इंडिया कैन सीड इट्स एरिया, यानी भारत अपने कुछ हिस्सों को या कुछ हिस्सा जो भारत का है वो इंडियन गवर्नमेंट दूसरे देश को दे सकता है। अब मैं बताऊंगा आपको वो कैसे दे सकता है। तो वो होता है बाय यूजिंग आर्टिकल 368। आर्टिकल 368 में कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का प्रोविज़न दिया गया है। अमेंड का मतलब होता है बदलाव, चेंज। वो आर्टिकल 368 में दिया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में सुनाया था ये बात, विच वॉज कॉल्ड RE.बेरूबारी केस। मैं सब समझाऊंगा वो क्या है, 1960 का केस है। तो एक केस में सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा कि यदि भारत को अपना कोई हिस्सा दूसरे देश को देना है तो वो दे सकता है। क्योंकि कभी कभी होता है ना कि दो कंट्रीज़ हैं, दोनों के बीच में कुछ लैंड डिस्प्यूट चल रहा था, कितना लैंड का हिस्सा किसका होगा, और वो डिस्प्यूट जो है वो सेटल किया गया। अब जब वो सेटल किया गया है डिस्प्यूट, तो कौन सा एरिया किसके अंडर में आएगा, कौन सा एरिया किसके अंडर में आएगा, ये सपोज बाद में डिसाइड होता है। तो इस वजह से हम यह देखते हैं कि ठीक है, दो देश के बीच की बात है, शायद कुछ हिस्सा जो है लैंड का वो ए को मिले, कुछ हिस्सा बी को मिल जाए जो ए का हो, या कुछ बी का था वो ए को चला जाए। तो वो एक इंटरनेशनल प्रोटोकॉल के हिसाब से होगा। इसीलिए कहा गया कि भारत अपना कुछ हिस्सा दे सकता है।
अब देखो, आप अपना एरिया किसी दूसरे देश को दे रहे हो, आप अपना एरिया किसी दूसरे देश को दे रहे हो, छोटी मोटी बात तो नहीं है ये। छोटी मोटी बात ये इसलिए नहीं है क्योंकि ये सॉवरिटी की बात यहाँ पे आ जाती है। एक सॉवरिन अथॉरिटी ही अपने एरिया को दूसरे किसी देश को दे सकता है। इसीलिए मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूँ कि आर्टिकल 368 का इस्तेमाल करके जो भारत दे रहा है अपना एरिया किसी दूसरे देश को, दैट इज़ एन इंडिकेशन ऑफ संप्रभुत्व और सॉवरिटी। तो अब आपके पास बहुत सारे मैटर हैं जिससे आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि सॉवरिटी क्या है और किस तरह से सॉवरिटी जो है वो किसी देश का जो सॉवरिटी है वो कैसे मेंटेन होता है, कहाँ डाइल्यूट होने का होता है, क्या होता है क्या नहीं होता है, एवरीथिंग कैन बी क्लियर, राइट। सो दिस वाज अबाउट सॉवरिटी। अब अगले में हम लोग देखेंगे सोशलिस्ट प्रिंसिपल क्या क्या होते हैं सोशलिज्म में, क्योंकि देखिए ये जीएस फाउंडेशन कोर्स है तो इसमें मैं बहुत डिटेल में आपको नहीं समझा रहा हूँ, अदरवाइज़ मैं यहाँ पे और भी 2-3 पॉइंट्स को मैं और यहाँ पे पुट करता, ठीक है। अच्छा हाँ, बाय द वे एक क्वेश्चन है जिसका कि आप कमेंट बॉक्स में आंसर करें। क्वेश्चन ये है कि व्हेन इंडिया बिकेम अ सॉवरिन नेशन, भारत सॉवरिन देश किस दिन बना? मैं आपको 2 ऑप्शन दे देता हूँ, ठीक है। आप इसको कमेंट बॉक्स में आंसर करें, नेक्स्ट लेक्चर में इसका मैं आपको आंसर एक्सप्लेन करूँगा। पहला है 26 नवंबर 1949, दूसरा है 26 जनवरी 1950। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है कि भाई भारत किस दिन सॉवरिन देश बना है। 26 नवंबर 1949 1949, ये डेट कौन सा है मैंने बता रखा है पहले लेक्चर में। जिस दिन संविधान बनकर के तैयार हुआ था वो डेट है 26 नवंबर 1949, और जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट हुआ है, कंप्लीट तरीके से लागू हुआ है, दैट वाज 26 जनवरी 1950। ठीक है, तो इसका आंसर करें आप लोग। हैव अ गुड डे, एंजॉय द स्टडी सेशन, और नोट्स इसका बनाते चले, बिकॉज एक तरह का देखिए ये क्या है ना, ये मतलब क्वालिटी आपके पढ़ाई में तभी आएगी जब आप खुद से भी नोट्स बनाएंगे। इससे ज़्यादा आप वैसा को कहीं ज़रूरत पड़ेगी नहीं, बट स्टिल अगर आप चाहते हैं कि सर इसके बाद मतलब इसके बाद भी और क्या पढ़ना चाहिए तो आप पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एनसीईआरटीज़ पढ़ लें, क्लास 11th क्लास वाली जो एनसीईआरटीज़ है उसको आप पढ़ लें, एंड इतने से आपका वैसे काम हो जाने वाला है। काफ़ी रिसर्च करके इन सारे नोट्स को, कीवर्ड्स को यहाँ पे डाला गया है। थैंक यू, हैव अ गुड डे, सी यू इन द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ सोशलिज्म। थैंक यू।